नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के 8th चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगों से लिया गया है। इस वीडियो में आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी काफी महत्व रखता है। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका जो आकार है वो त्रिविमीय जो ज्यामिति है वो किस प्रकार की होती है, तत्पश्चात हम उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं किसे कहा जाता है, डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो एक त्रिविमीय तरंगे होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। तो उन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये जैसे हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें जो विद्युत क्षेत्र है उसके कंपन मैंने इस तरीके से दिखाए हैं, अक्ष वाई तल के अंदर हैं। ये अक्ष वाई तल के अंदर विद्युत क्षेत्र के कंपन हमने दिखाए हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र के साथ में एक समान कला में ही कंपन करता है। ये जेड एक्सिस है और चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से कंपन करेगा। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा। देखो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं बट एक समान कला में कंपन करते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर हमने दिखाया है, चुंबकीय क्षेत्र इधर दिखाया है, जबकि ये है तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा एक्स एक्सिस दिशा में है, जबकि विद्युत क्षेत्र वाई दिशा में कंपन कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में कंपन कर रहा है। जबकि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक समान कला में कंपन करते हैं, अर्थात दोनों का मान एक साथ अधिकतम होता है, एक साथ शून्य होता है, एक साथ नेगेटिव होता है, एक समान कला में होते हैं। अर्थात दोनों का यदि हम इक्वेशन लिखें, समीकरण लिखें, तात्क्षणिक मान का समीकरण लिखेंगे तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का जो तात्क्षणिक मान है वो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, E बराबर em साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तो विद्युत क्षेत्र का तात्क्षणिक मान लिखा जा सकता है और जे केप की दिशा में है। ये चुंबकीय क्षेत्र का जो तात्क्षणिक मान है bm, ये है विद्युत क्षेत्र का शिखर मान, यह है चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, जबकि दोनों की जो कला कोण है वो सेम है। जो तरंग है वो धनात्मक अक्ष दिशा में संचरित हो रही है। क्लियर? ये हमारे पास में है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें उपस्थित जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र है उनके तात्क्षणिक मान, ये विद्युत क्षेत्र का शिखर मान, ये चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, और ये दोनों के कला कोण जो कि समान है। क्लियर? ये हमने इसकी डेफिनेशन में ही बता दिया कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक समान कला में कंपन करते हैं, एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत भी कंपन करते हैं। तो इस तरीके से हम विद्युत चुंबकीय तरंग को दिखाते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के तात्क्षणिक मान को इस तरीके से दिखाया जा सकता है। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो मैंने अभी बताया ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, उनकी उत्पत्ति कहां से होती, उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया था, बता दिया था। क्लियर? अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके गुणों की। तो देखिए, गुण निम्न है। पहला गुण देखेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो प्रकाश के वेग से चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे एक प्रकार की प्रकाश तरंगे ही होती है, प्रकाश का ही एक पार्ट होता है। इनकी जो वेलोसिटी है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है, 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड से ये चलती है, जिसे हम लगभग 3 गुणा इसकी घात 8 मीटर प्रति सेकंड कह देते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे कि इनका जो वेग है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के समान होता है। तरंगों का वेग प्रकाश के समान होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के समान होता है, बराबर होता है। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को आ गई होगी समझ में।
अब देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट और विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसको हम नियरली इक्वल टू 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी पुट कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, या इसी प्रॉपर्टी को देखो मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से आप लोगों को समझा देता हूं कि इसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की वेलोसिटी है इसको हम c बराबर 1/√, में ये निर्वात में है। ये किसमें है? निर्वात में प्रकाश का या विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, c बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? इस फॉर्मूले के अंदर यदि आप μ0 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 3 गुणा 10⁸ ही प्राप्त होगा। देखिए कैसे, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे हम क्या जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान तो होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और ये जो μ0/4 है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो अब देखिए मुझे वैल्यू चाहिए μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर इसका भाग लगा दूं। इसके अंदर किसका भाग लगा दूं? इसका भाग लगा देता हूं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका भाग लगाएंगे तो μ0, और 4 कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का तो मान होता है 9 गुणा 10⁻9 बट्टे में 10⁻⁷। ये बट्टे से जब ऊपर जाएगी तो 9 गुणा 10 कितना आ गया? 16 आ गया। इधर क्या आ गया? 4 से 4 कैंसिल हो गया, μ0 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10⁻16 होती है। जब इसका हम अंडरूट कर देते हैं, इसका अंडरूट कर देंगे तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो इधर से भी अंडरूट कर देंगे, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होती है, जिसे हम 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के रूट के इक्वल भी पुट कर सकते हैं, जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इन दोनों की वैल्यू देखो, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.854 × 10⁻12 है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है, और यहां से μ0 की वैल्यू 4 × -7, ये इस तरीके से टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पीयर स्क्वायर इस फॉर्म में होगी। क्लियर? अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनका माध्यम में वेग क्या हो जाएगा? माध्यम में, तो माध्यम में यहां से cm बराबर cm क्या है यहां पर कि वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए मीडियम। देन यहां पर हम क्या पुट कर देंगे? 1/4, यहां पर μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात के लिए, ये भी निर्वात के लिए। जब माध्यम की बात करेंगे तो यहां पर माध्यम की चुंबकशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता पुट कर देंगे। म्यू क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। ये माध्यम की चुंबकशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखिए इन्हें हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि म्यू बराबर होता है μ0 μr के, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। देन cm बराबर क्या आएगा? 1/√μ0 μr एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। देखिए इसे हम इस तरीके से लिख देंगे, अंडरूट में μ0 μr, चलिए इसको मैं बाद में लिख देता हूं, अंडरूट μ0 μr एप्सिलॉन r। ये हमारे पास में है c, ये हमारे पास में क्या है? c के इक्वल है। तो ये इसको मैं c के इक्वल पुट कर देता हूं। c के इक्वल जब हम पुट कर देंगे तो c बट्टे में हमारे पास में आ गया 1/μr एप्सिलॉन r का रूट। तो जो माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में प्रकाश के वेग का 1/μr एप्सिलॉन r के रूट के गुणज के रूप में होता है। क्लियर? तो जो माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है वो इस सूत्र से दिया जा सकता है। बताइए आप लोगों को पहली जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आ गई क्या? पहली प्रॉपर्टी में हमने ये बताया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो कि 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होता है। क्लियर?
माध्यम में यदि वेग की बात करें तो यहां पर माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता थी, तो यहां पर माध्यम की आ जाएगी और माध्यम वाली को हम ऐसे ऐसे पुट करेंगे तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए हम इसकी सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा गुण है वो क्या कहता है, देख लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर कंपन करते हैं उनका अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। देखिए तो दूसरा गुण है वो क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इनका परिमाण प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अर्थात हम इसको E/B बराबर C, जहां ये प्रकाश का वेग है इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी एक बार फिर से सुन लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है उनका अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसी से मैं पुट कर रहा हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और ये जो दोनों हैं ये E और B ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होंगे। संचरण की दिशा के लंबवत, संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये इन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तरंग एक्स दिशा में संचरित हो रही है जबकि विद्युत क्षेत्र y दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र z दिशा में। तत्पश्चात विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर। तो यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी सुन लीजिए कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं, साथ में ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी की ओर देखिए कि ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है। कैसी तरंगें हैं, अनुप्रस्थ। देखिए अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या डिफरेंस होता है। मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं इनके बारे में कहा कि इनकी जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। अनुप्रस्थ का मतलब है कि इनके जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यहां पर जो कंपन करने वाले राशियां हैं वो है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, जो कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, साथ में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत भी कंपन करते हैं। तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। जबकि हाइगन ने यह कहा था कि जो प्रकाश है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचरित होता है, बट मैक्सवेल ने यह कहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, जो कि एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए यदि हम अपवर्तनांक की बात करें, अपवर्तनांक का जो मान होता है वो परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अपवर्तनांक का मान परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है। तो देखिए जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 12 में भी आने वाला इसके बाद का जो चैप्टर होगा उसमें भी आप लोग इस अपवर्तनांक के बारे में अच्छे से डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। अपवर्तनांक को हम n से लिखेंगे। तो ये जो अपवर्तनांक होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, इसे और माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, इन दोनों का जो रेशियो है वही क्या होगा, अपवर्तनांक होता है, n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहां पर जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है, देख लीजिए 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है।
ये तो 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो आ गया प्रकाश का वेग। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पहली प्रॉपर्टी में ही बताया था कि जो c है वो बराबर होता है 1 में अंडररूट है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र बार बार यूज में आएगा, इसलिए इसको दिमाग में फिट बिठा लीजिए, बार बार यूज में आएगा ये, ठीक है। अब माध्यम में जो प्रकाश का वेग होगा उसको हम cm से पुट करेंगे, 1 में अंडररूट में म्यू एप्सिलॉन हम लिख देंगे। तो यहां पर अंडररूट में म्यू एप्सिलॉन आ जाएगा, देन यहां पर हमें क्या मिलेगा, अंडररूट में म्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बट्टे में है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, अंडररूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अंडररूट में क्या आ गया, म्यू आर एप्सिलॉन आर। और देखिए मोस्टली जो म्यू आर है इसका मान लगभग 1 के बराबर होता है। म्यू आर का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। देन n बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर का रूट आ जाएगा। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए अपवर्तनांक का जो मान है वो परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है, परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है। तो ये थी हमारी 5वीं प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी सुन लीजिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि घटनाएं प्रदर्शित करती है। तो जो प्रकाश की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी होगी। तो प्रकाश के द्वारा भी परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि घटनाएं प्रदर्शित की जाती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा भी परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाएं प्रदर्शित की जाती है। क्लियर? तो ये थी हमारी 6ठी प्रॉपर्टी। अब हम 7वीं प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अब देखिए हम डिटेल से कुछ चीजों का अध्ययन करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है उनकी ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा घनत्व कितना होता है, साथ में हम पॉइंटिंग सदिश की बात करेंगे, साथ में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता की बात करेंगे, दाब और संवेग की भी यहां पर बात करेंगे। उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो 7वीं जो प्रॉपर्टी है वो क्या है विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व है। पहले हम ऊर्जा घनत्व निकाल लेते हैं, फिर उसका औसत ऊर्जा घनत्व भी निकाल लेंगे। तो देखिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके लिए विद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है। विद्युत ऊर्जा घनत्व को हम यूई से लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम यूएम से पुट कर रहे हैं 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट से पुट करते हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, जिसको हम स्मॉल यू से पुट कर रहे हैं, जो कि यूई और यूएम दोनों की योग के बराबर होगा। देखिए यहां पर यूई का मान जब पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया, यूएम का मान पुट करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट हो गया। तो ये हमारे पास में आ चुका है विद्युत चुंबकीय तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व। क्लियर? अब देखिए आप इस E के स्थान पर B/C पुट कर सकते हैं। देखो E के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, B के स्थान पर भी लिखा जा सकता है। E/B बराबर होता है C। तो यहां से B बराबर हम क्या पुट कर देंगे, E/C। जब B का मान E/C पुट करोगे ना तो E के पदों में आ जाएगा और U का जो मान है वो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। देखिए आप इसको सोल्व करके देख लीजिए। यहां पर चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि ये कैसे आया। मैं इस B के स्थान पर E/C पुट कर रहा हूं, बोर्ड पर फोकस करेंगे। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मैंने एजीडी लिखा है, फिर प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह में क्या लिख दूं, ई स्क्वायर बट्टे में सी स्क्वायर, और ये 1/2 म्यू नॉट पढ़ाई है। सी स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, सी स्क्वायर के स्थान पर देखिए क्या लिख सकते हैं, ये ई स्क्वायर बट्टे में 2 म्यू नॉट पढ़ाई है। सी स्क्वायर के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं म्यू नॉट, देखो ऐसे
C बराबर होता है 100 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, देन C स्क्वायर बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से हमें बट्टे में C स्क्वायर है तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहां से ऊपर चला गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, देन हमें क्या मिल गया, ये भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, देन क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखो यहां पर ये तो सेम टू सेम था। इस चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान भी कितना आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होती है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होती है, सेम। तो इसका मतलब ये वाला जो मान है और ये मान है सेम है, तो इसके स्थान पर ये पुट कर दीजिए या इसके स्थान पर ये पुट कर दीजिए, बात सेम है। तो देखिए जब आप इसी फॉर्मूले के अंदर E के स्थान पर B इंटू सी पुट करेंगे, E बराबर क्या पुट करेंगे, B इंटू सी, तो हमें देखिए ऊर्जा घनत्व U बराबर मिलेगा B स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास में आ चुका है विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व। अब हम याद करेंगे औसत ऊर्जा घनत्व क्या होता है। औसत ऊर्जा घनत्व के लिए हम क्या करेंगे, इनका औसत लेंगे, औसत ऊर्जा घनत्व। देखिए ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, जो हमने फाइंड आउट कर ली। अब औसत ऊर्जा घनत्व है, जो विद्युत क्षेत्र है E बराबर होता है Em साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर? B बराबर होता है Bm साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और देखिए यहां पर हम औसत ऊर्जा निकालेंगे, U एवरेज बराबर, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे इस फॉर्मूले से निकालो। देखो एक एक करके हम तीनों से ही आप लोगों को बता देते हैं। यहां से जब इसका औसत मान निकालेंगे तो ये औसत का साइन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये औसत का सिंबल है। ये जो देख रहे हैं आप, ये औसत का सिंबल है, चाहे आप एक साथ इसके ऊपर बार का निशान भी लगा सकते हैं। क्लियर? अब देखो समझना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो एचबीज है। अब ई स्क्वायर का औसत मान लेना है, ई स्क्वायर का औसत मान लेना है। ई स्क्वायर को औसत मान लेने का मतलब हो गया इसका स्क्वायर कर दिया, ई स्क्वायर ई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसका औसत मान तो इसका भी औसत मान, तो ई एम स्क्वायर, इसका औसत मान देखो ई एम स्क्वायर, तो एच भी जा गया। क्लियर? अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का जो औसत मान है वो 1/2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का औसत मान कितना होता है विद्यार्थियों, 1/2 होता है। वो हमने प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में भी देख लिया था, कक्षा 11 में भी है, 7th चैप्टर में भी है। और यहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं कि इसकी जो औसत वैल्यू है वो ये आ गई है, ई स्क्वायर की औसत वैल्यू क्या आ गई, ई एम स्क्वायर, और इसका औसत मान आ गया 1/2। तो मैं यहां पर 2 लगा देता हूं। क्लियर? अब 1/2 म्यू नॉट तो एच पढ़ाइए, बी स्क्वायर का औसत मान, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ये औसत ले लिया हमने। क्लियर? तो देखिए यहां पर बीएम स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का औसत मान कितना हो जाएगा, 1/2, ये 1/2 हो गया। देन यहां से इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ईएम स्क्वायर। देखो यहां पर ईएम आ गया है अब, जो कि विद्युत क्षेत्र का शिखर मान है, फिर प्लस में 1/4 बी एम स्क्वायर बट्टे में म्यू नॉट, ये आ गया है। क्लियर? तो ये हमारे पास में औसत मान का फॉर्मूला आ चुका है, औसत मान का फॉर्मूला आ चुका है। इसी तरीके से इससे यदि आप औसत मान लिखें तो देखिए क्या आएगा, यू एवरेज बराबर एप्सिलॉन नॉट, और ई स्क्वायर का औसत मान कितना होगा, ई एम स्क्वायर बट्टा 2। तो इससे औसत मान ये आ गया है, और इससे औसत मान क्या आएगा देखना, यू एवरेज बराबर म्यू नॉट तो पढ़ाइए, और इसका औसत मान कितना आ जाएगा, bm स्क्वायर बटा 2। तो bm स्क्वायर बट्टे में 2, ये औसत मान के 3 फॉर्मूले आ गए हैं, 1, 2 और ये रहा तीसरा। क्लियर? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की औसत ऊर्जा और औसत ऊर्जा घनत्व आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका जो अगला बिंदु है पॉइंटिंग सदिश, उसकी बात करते हैं।
अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए हम पॉइंटिंग सदिश की बात करते हैं। पॉइंटिंग सदिश को एस से लिखा जाता है। किससे पुट किया जाएगा? एस से लिखा जाएगा पॉइंटिंग सदिश, पॉइंटिंग वेक्टर, एस वेक्टर। देखिए ये किसके बराबर होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा, प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित होती है तो वहां पर उनकी ऊर्जा भी संचरित होगी, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो प्रवाहित ऊर्जा है उसको पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। क्लियर? प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा है वो पॉइंटिंग सदिश कहलाता है। तो देखिए ये ऊर्जा है, ये क्षेत्रफल है और ये है समय। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा, इसको हम कंसीडर कर लें कि टी समय में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो अक्ष दूरी तय कर लेती है। तो ये देखिए, ये तो है ऊर्जा, ये है क्षेत्रफल और एक दूरी तय कर लेती, तो ये आ गया आयतन। ये जो u बट्टे में v है ये है ऊर्जा, ये है आयतन जिसको हम ऊर्जा घनत्व कह देंगे, और अक्ष अपॉन टी ये टी समय में तय की गई दूरी जिसको हम c जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके वेग से पुट कर देंगे। देखिए u बराबर हमने क्या पढ़ा है? u बराबर हमने 3-4 फॉर्मूले वैसे देख लिए हैं। एक फॉर्मूला हमने क्या देखा है वो भी देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर देखा है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमने देख लिया है। अब देखो ई के स्थान पर हम b इंटू सी पुट कर देंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा? एक ई तो पढ़ा ही है, एक ई की जगह b इंटू सी पुट कर देंगे तो ये c और c सी स्क्वायर हो जाएगा। इस सी स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ई बी अपॉन में म्यू नॉट, ये हमारे पास में पॉइंटिंग सदिश का मान आ चुका है, जिसे हम सदिश के रूप में ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर? देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई है और इन दोनों के ही लंबवत होता है एस वेक्टर। यहां पर इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 90 आएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ई बी अपॉन म्यू नॉट लिख देंगे, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो ये था पॉइंटिंग सदिश। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता की। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई से पुट करेंगे, और ये किसके बराबर होता है वो भी देख लीजिए। पॉइंटिंग सदिश का औसत मान होता है, पॉइंटिंग सदिश का औसत मान, औसत मान। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित औसत ऊर्जा। यहां पर यदि आप ऊर्जा का औसत मान ले लेंगे तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित औसत ऊर्जा, या आप औसत पॉइंटिंग सदिश भी कह दीजिए, एक ही बात है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एस के एवरेज के बराबर होगी, और एस का एवरेज कितना होगा? ई बी अपॉन में म्यू नॉट है ये, और ई का जो औसत मान है वो होता है ई एम साइन ओमेगा टी। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम लिखेंगे बी एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर यहां से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स निकलेगा, इससे भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स निकलेगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, उसका औसत मान हो गया 2। तो आई की जो वैल्यू है वो ई एम बी एम अपॉन 2 म्यू जीरो के बराबर होती है। इसे चाहे तो आप दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ई एम बट्टे में बी एम बराबर होता है सी। ये किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। तो आप चाहें तो बी एम बराबर आप क्या पुट कर देंगे? ई एम बट्टे में सी पुट कर देंगे, देन यहां से फॉर्मूला बदल जाएगा, ई एम का स्क्वायर, बी एम की जगह क्या रख देंगे? ई एम बट्टे में सी, तो ई एम का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो सी, ये भी इसका फॉर्मूला हो गया है। क्लियर? आप इसको बी एम के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। अब हम इस वीडियो में दो छोटे छोटे बिंदुओं की थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संवेग और दाब की।
देखिए अब हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के दाब की। विद्युत चुंबकीय तरंगें दाब भी डालती है क्या? तो ये ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगें दाब तथा संवेग दोनों इससे प्रभावित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संवेग का भी स्थानांतरण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें दाब भी डालती है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग कितना होगा। का संवेग को हम स्मॉल p से पुट कर देंगे। देखिए किसके बराबर होता है। हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा को E बराबर mc² से भी पुट कर सकते हैं। इस m इंटू c मतलब द्रव्यमान इंटू वेग को हम संवेग भी पुट कर सकते हैं। ऊर्जा को यहां पर हम u से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? u से। तो जो p है वो u बट्टे में c के बराबर आएगा। p है वो किसके बराबर आएगा? u बट्टे में c। तो जो संवेग है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वो u बट्टे में c से लिखा जाता है। u बट्टे में c से उसको पुट करेंगे। और यदि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी पृष्ठ से पूर्णतः अवशोषित हो जाती है तो उसके संवेग में जो परिवर्तन है पूर्ण अवशोषण की जो स्थिति होती है उस पर जो अंतिम संवेग है वो 0 हो जाएगा। तो जो प्रारंभिक संवेग है वो u/c ही उसका कुल संवेग होगा। और पूर्ण परावर्तन की स्थिति में देखिए, पूर्ण परावर्तन की स्थिति में कि यहां से संवेग विद्युत चुंबकीय तरंगे यदि जा रही है और अवशोषित हो जाती है तो जाने का संवेग है u/c, आने का संवेग है 0 तो u/c होगा। और पूर्ण परावर्तन पर जा रही है तब संवेग है u/c, आ रही है तब है माइनस में u/c। तो जा रही का u/c, आ रही जाने वाली का आने वाली का दोनों का अंतर कर देंगे, प्रारंभिक में से अंतिम वाला घटा देंगे। देन हमारे पास में आएगा 2u/c संवेग में स्थानांतरण संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के दाब की। तो जब किसी पृष्ठ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें आपतित होती है तो वहां पर दाब भी डालेगी। क्या डालेगी? दाब, जिसे हम कैपिटल P से लिख रहे हैं। देखिए दाब का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? बल बट्टे में क्षेत्रफल। बल बट्टे में क्षेत्रफल जानते हैं। जैसे हम कंसीडर कर लें कि अक्ष समय में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें है वो अक्ष दूरी तय कर लेती है, तो बल गुणा जो विस्थापन है इसको हम ऊर्जा से पुट कर देंगे और a इंटू अक्ष ये आयतन से पुट कर दिया जाएगा। ये किससे पुट कर दिया जाएगा? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसके द्वारा डाला जाने वाला ये हो गया हमारे पास में ऊर्जा घनत्व है। ये क्या आ गया है? औसत ऊर्जा घनत्व। ये हमारे पास में आ गया औसत कार्य, ये आ गया औसत ऊर्जा घनत्व है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स I बराबर होता है u एवरेज इंटू c, और u एवरेज बराबर क्या आ गया? I बट्टे में c। तो ये हमारे पास में है दाब का फॉर्मूला, I बट्टे में c दाब का सूत्र आ चुका है। क्लियर? और जब दाब से विद्युत चुंबकीय तरंगे अवशोषित हो जाती है तो ये है, पूर्णतः परावर्तित हो जाती है तो 2I/c हो जाएगा। क्लियर? दाब का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना I/c होता है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने चर्चा की कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी होती है। साथ में हमने देखा विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व, पॉइंटिंग सदिश, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता, और अंत में हमने देखा विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग और दाब। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।